हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारा टॉपिक वही है, त्वचा यानी स्किन। इसको अद्यावरणीय तंत्र भी कहते हैं। तो कल हमने आपको समझाया था मैंने त्वचा के मुख्यतः दो स्तर होते हैं। एक तो होता है ये वाला, यहाँ से ध्यान से देखना। एक तो होता है ये अधिचर्म, यानी इसको कहते हैं एपिडर्मिस, के यहाँ तक का। अब ये जो एपिडर्मिस है ये चार भागों में विभाजित होता है। नंबर 1, 2, 3, 4, 5। पहला होता है किनिस्तर, स्ट्रेटम कार्नियम। चित्र को ध्यान से समझना, फिर इससे संबंधित ही टॉपिक आएंगे ये। तो किनिस्तर होता है सबसे ऊपर का स्तर होता है। एक तरह से देखा जाए तो ये जो है इसकी कोशिकाएं क्या होती है, निर्जीव होती है अधिकांश कोशिकाएं। किनिस्तर स्ट्रेटम कार्नियम। दूसरा होता है स्वच्छ स्तर स्ट्रेटम ल्यूसिडियम। और तीसरा होता है कणी स्तर स्ट्रेटम ग्रेनुलोसा। चौथा होता है फूल स्तर स्ट्रेटम स्पायरोसम। और 5 होता है अंकुरण स्तर स्ट्रेटम मेलपीजी। इस प्रकार से ये स्तर है। अब दूसरा जो स्तर है वो होता है ये वाला, ध्यान से देखना, ये दूसरा वाला, ये वाला। इसको क्या कहते हैं, डर्मिस, यानी कि चर्म कहा जाता है। और तो पहले इसके स्टार्ट करते हैं यहाँ से। बीच में आपने देखा होगा, एक बार फिर रिपीट करते हैं। इसमें मुख्यतः जो संरचनाएं पाई जाती है, बीच बीच में जो नाम आएंगे वो, तो उसको आप ध्यान से समझना। तो पहला देखते हैं हम, जो है किणस्तर, नंबर 1 वाला। तो जो ये किणस्तर होता है ये सबसे बाहरी स्तर होता है। और इसमें जो कोशिकाएं होती है क्या होती है, निर्जीव होती है। और इनमें एक नाम होता है किरेटोहाइलिन, किरेटोहाइलिन, एक प्रकार का प्रोटीन है किरेटोहाइलिन। अब ये सजीव अवस्था में, और इसका अगर ये निर्जीव रूप बनता है तो उसको कहते हैं किरेटिन। किरेटिन, ये इसको एलिडिन भी कहा जाता है, एलिडिन। ये तो कहने का मतलब है कि इसकी जो कोशिकाएं होती है वो क्या होती है, निर्जीव कोशिकाएं होती है। और इनमें जो है एलिडिन या फिर किरेटिन क्या हो जाता है, सूख जाता है। मतलब कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य रहता है, तो उन कोशिकाओं में, सजीव कोशिकाएं में क्या रहता है, किरेटोहाइलिन नामक प्रोटीन होता है। लेकिन जब कोशिकाएं जो होती है ना उसमें कुछ चेंजेज आते हैं तो इसका जो प्रोटीन है वह सूख जाता है और किस में बदल जाता है, तो किरेटिन में या फिर एलिडिन में बदल जाता है। और ये जो है लगभग 8-10 परतों का बना होता है। ये जो स्तर होता है ना, कौन सा वाला, ये वाला स्तर, किन स्तर, कितने कोशिकाओं की कौन कौन सी इस टाइप से परतें रहती है, जैसे एक परत, फिर दूसरी परत, ये तीसरी परत, इसे कुल मिला के 8-10 परतों का बना होता है। ज्यादा डीपली नहीं जाना, शॉर्ट में। ये स्तर कहाँ पाया जाता है, मुख्यतः ये स्तर पाया जाता है हथेली, तलवों, और हथेली और जो तलवे रहते हैं, जैसे ये तो हथेली, ये तो हथेलियां, और तलवे पैरों के नीचे ये जो भाग रहते हैं ना, ये तो यहाँ पर ये पाया जाता है। और इसमें एक और याद रखना, तो इसके अलावा ये जो स्तर होता है हमारे शरीर की क्या करता है, सुरक्षा करता है। क्या करता है, सुरक्षा। इसके बाद दूसरा स्तर चलते हैं, स्वच्छ स्तर। इसको क्या कहते हैं, स्टेटम लूसिडम कहते हैं। क्या कहते हैं, लूसिडम। और इसकी जो कोशिकाएं जो रहती है 3-4 परतें मिलकर के इस स्तर का निर्माण करती है। याद रखिए एक बार फिर, इस स्तर में कोशिकाओं की कितने परतें पाई जाती है, 3 से 4 परतें पाई जाती है। और इनकी जो कोशिकाएं रहती है उसमें क्या पाया जाता है, किरेटोहाइलिन या एलिडिन नामक पदार्थ पाया जाता है। यानी कोशिकाओं में जो जीव द्रव्य रहता है ना, उस जीव द्रव्य में क्या रहता है, किरेटोहाइलिन, किरेटोहाइलिन या फिर एलिडिन नामक पदार्थ पाया जाता है। और इसमें आगे देखें, ये जो किरेटोहाइलिन है ये विघटित होकर के और क्या बनाता है आगे, किरेटोहाइलिन विघटित होकर के, यहाँ बताते हैं समीकरण देखे, किरेटोहाइलिन जब ये विघटित होगा तो इसमें क्या बनेगा, किरेटिन या फिर एलिडिन नामक पदार्थ बन जाएगा ये। तो ज्यादातर क्या रहते हैं, निर्जीव प्रकृति के। तो इसकी कोशिकाएं, किसकी,
दूसरे स्तर की जो कोशिकाएं होती है ये क्या करती है, केरेटोहाइलिन के विघटन से क्या बनाती है, एलिडिन बनाती है। या इनमें यूं मान लो इन कोशिकाओं में केरेटोहाइलिन का क्या होता है, विघटन होता है, जिससे एलिडिन बनता है, या फिर जिसको कहते हैं ना केरेटिन, तो केरेटिन बनता है। तीसरा चलते हैं कणी स्तर, स्टेटम ग्रेन्युलोसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्टेटम ग्रेन्युलोसा। इसमें कोशिकाओं की कितनी, इसमें कोशिकाओं की 5 से 6 परतें पाई जाती है। क्या पाई जाती है, 5 से 6 परतें। और केरेटोहाइलिन के सूक्ष्म कण पाए जाते हैं इसमें। क्या पाए जाते हैं, किसमें, कणी, नाम है ना कणी स्तर, तो केरेटोहाइलिन के क्या पाए जाते हैं, सूक्ष्म कण पाए जाते हैं इसमें। इसके बाद में चौथा वाला ये स्थूल स्तर, स्टेटम स्पाइरोसम। तो देखिए स्पाइनोसम भी कहते हैं, स्पाइरोसम भी कहते हैं किसको, स्थूल स्तर को। इसमें कतार युक्त बहुकोणीय शाकित कोशिकाएं पाई जाती है। इसमें जो कोशिकाएं रहती है कतार युक्त रहती है, बहुकोणीय रहती है और शाखा युक्त होती है। और ये क्या करता है, अधिचर्म को दृढ़ता प्रदान करता है। क्या करता है, अधिचर्म को, दृढ़ता का मतलब मजबूती प्रदान करता है। और सबसे जो बाद का आता है वो है अंकुरण स्तर, स्टेटम मेलपिगी या स्टेटम जर्मिनेशन भी बोलते हैं इसको, जर्मिनेशन भी कहा जाता है। इस स्तर की कोशिकाएं हमेशा क्या करती रहती है, विभाजित होती है। देखिए जैसे ये कोशिकाएं ये यहाँ करते हैं, ये इस स्तर की अंकुरण स्तर की कोशिकाएं जब विभाजित होगी तो विभाजित होकर के 1 से 2 कोशिकाएं बनेगी, 2 से 4 बनेगी। इस प्रकार से जितने भी ऊपर के स्तर बनते हैं वो सब किस बेस से बनते हैं, अंकुरण स्तर से बनते हैं। तो ये सबसे याद रखिए सबसे भीतरी स्तर होता है। और इसके अलावा क्या होता है, ये जो है इसमें मेलेनिन वर्णक पाया जाता है। चित्र याद रखना, मेलेनिन वर्णक कौन से स्तर में, अंकुरण स्तर में क्या पाया जाता है, मेलेनिन वर्णक पाया जाता है। मेलेनिन वर्णक क्या होता है, इसी के कारण त्वचा का रंग निर्धारित होता है। जैसे आप मान लो किसी के अंदर मेलेनिन वर्णक ज्यादा है तो उसका कालापन रहता है, कहते हैं ना, मतलब काला सा कलर, मतलब इस टाइप से। और मतलब जो मेलेनिन है वही क्या करता है, वह जो होता है त्वचा का जो रंग है उसको प्रभावित करता है। मेलेनिन वर्णक की मात्रा कम होती जाती है तो बुरापन होता जाता है। कहते हैं ना अंग्रेजी जैसे गोरे होते हैं, और दो ही व्यक्ति गोरे और काले, तो ये मेलेनिन वर्णक के कारण होता है। और इसके अंदर एक और देखिए, इसमें जो स्तर है ये वाला, ये देखो ये, इसमें त्वचा अंदर की तरफ किसकी, अंकुरण स्तर का जो नीचे का जो स्तर है ना इस प्रकार से, तो श्वेत ग्रंथि भी बनाता है ये, लेकिन इसमें इस प्रकार के उभार दिखाई देते हैं ऐसे। तो ये जो उभार होते हैं ना इनको क्या कहते हैं, रेटेपेक्स। ये जो उभार होते हैं किसके, या यूं मानो, दोबारा समझना, ये जो स्तर होता है ये ऐसे उभार बनाता है, ऐसे ये उभार, ये, तो इनको रेटेपेक्स कहते हैं। किसके, अंकुरण स्तर जो है अंदर की तरफ डर्मिस में उभार बनाता है, उभरा हुआ रहता है, उनको रेटेपेक्स कहते हैं, रेटेपेक्स कहा जाता है। और इसके बाद चलते हैं, ये हो गया था, कौन सा हो गया है, अधिचर्म हो गया ये। इसके बाद चल रहे हम डर्मिस। डर्मिस में आपने देखा होगा ये सभी संरचनाएं पाई जाती है। इसको एक बार आप देख लेना, इसमें 1-2 संरचनाएं जो नामांकित नहीं पाई, जैसे ये वाली संरचना है, ये वाली, ये दिख रही होगी आपको ये संरचना, तो ये त्वचा के अंदर स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। और नामों वो तो सबको आ रहा है, श्वेत ग्रंथि दिखाई दे रही है, केलो रिसेप्टर दिखाई दे रहे हैं, रोम अंकुरक दिखाई दे रहे हैं, माइजनर देहाणु इसमें दिखाई नहीं दे रहे कहीं, तो इसको क्या कहेंगे, माइजनर, माइजनर देहाणु, देहाणु का मतलब कणिकाएं भी होती है। तो ये अब चित्र को हटाना पड़ेगा क्योंकि जैसे बीच बीच में शब्द आएंगे ना वो नोट करने पड़ेंगे। तो आप एक बार फिर समझ लेना, इस टाइप के जो बार है, मर्कल डिस्क, श्वेत ग्रंथियां सब दिखाई दे रही है, सब सारे नामांकित। सेबियस ग्रंथ, ये सीबम द्रव स्रावित करती है, इसको सीबम ग्रंथि भी कहते हैं और
सीबम द्रव स्रावित करती है। तो प्रत्येक ग्रंथि आप किस में चल रहे हैं, पर डर्मिस वाले भाग में चल रहे हैं। नंबर दूसरा, पहले की स्टडी की है। नंबर 2, और इसका नाम होता है चर्म, यानी कि डर्मिस। इसमें कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती है? तो ज्यादातर जो संरचना है वो किसमें पाई जाती है? डर्मिस में। यानी मानो डर्मिस को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक तो होता है पेपिलरी स्तर, यानी स्तर को दो भागों में विभाजित। पहला क्या होता है? पेपिलरी स्तर। ये जो पेपिलरी स्तर होता है, इसमें कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती है? इसमें पहले तो ये पतला रहता है और कोलेजन तंतु पाए जाते हैं। इसमें रक्तवाहिनियां रहती है, पतला कोलेजन तंतु, रक्तवाहिनियां आदि पाए जाते हैं। इसमें तंतु दो टाइप के होते हैं, देखो, कोलेजन तंतु और इलास्टिन तंतु। ये पेशी संकुचन में भी काम आते हैं। तो ये कोलेजन, पहले बात तो पेपिलरी स्तर जो बना ना, क्या होता है? पतला होता है, और एक किससे बना होता है? कोलेजन तंतुओं से। और इसमें क्या पाई जाती है? मुख्यतः रक्तवाहिनियां पाई जाती है। और जो दूसरा जो स्तर होता है वो जालिका स्तर। यानी कि चर्मधर्मी दो भागों में बटा रहता है। एक तो पेपिलरी स्तर, और पेपिलरी स्तर जो पतला होता है, इसमें कोलेजन तंतु पाए जाते हैं, इसमें रक्तवाहिनियां पाई जाती है। जालिका जो स्तर होता है, ये क्या होता है? मोटा होता है, और इस भाग में त्वक ग्रंथियां पाई जाती है, यानी त्वचा की ग्रंथियां। रोम पूटक, यानी जहाँ का रोम का जो भाग होता है ना, वो वाला रोम पूटक पाए जाते हैं इसमें। और ये जो है क्या बनाता है? वसीय स्तर बनाता है ये। तो क्या होता है? मोटा रोम पूटक, मतलब सभी संरचनाएं पाई जाती है। रोम पूटक है, रोम जाली, ये रोम अंकुरक, त्वचा ग्रंथियां, जिसको त्वक ग्रंथियां कहते हैं, त्वक ग्रंथियां। वसा उत्तक, यानी इसमें वसा संचित हो जाती है। कहते हैं ना, त्वचा सुडौल होती है। तो मनुष्य का शरीर कैसा होगा? ये त्वचा क्या करती है? निर्धारित करती है। त्वचा भिन्न कार्य करती है। देखने में तो त्वचा का मत, कोई भी व्यक्ति का स्मार्ट होना या थोड़ा कुरूप होना, वह त्वचा पर, मतलब त्वचा के रंग के कारण गोरा होना, तो त्वचा निर्धारित करती है। त्वचा बहुत सारे कार्य करती है, और समय के साथ त्वचा में बदलाव भी आ जाते हैं आवास अनुकूलन के अनुसार। इसलिए त्वचा को हरपनमोला अंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरपनमोला अंग। तो इस प्रकार से ये दो स्तर थे। और अब चलते हैं मेन, इसमें जो टॉपिक है वो है त्वक ग्रंथियां, यानी त्वचा, जो त्वचा के रूपांतर से हमारे शरीर में। पहले बात तो जितनी भी ग्रंथियां हैं वो सब किसके रूपांतर बनती है? त्वचा के रूपांतरण से बनती है। तो पहला चल रहा है इसमें त्वक ग्रंथियां, जिनको कहते हैं त्वचा ग्रंथियां। और त्वचा ग्रंथियों में पहले आती है श्वेत ग्रंथि। अब इसके बारे में समझना, आवश्यकता पड़े तो नोट भी कर सकते हो आप। तो देखिए, ये जो श्वेत ग्रंथि है, इसको पसीना ग्रंथि भी कहते हैं, और
ये जो है किस में पाई जाती है, डर्मिस में पाई जाती है। यानी अंकुरण स्तर के नीचे का जो भाग होता है वह कई वलय युक्त बनाता है। जैसे ये 4 भाग हो गए त्वचा के, ये अंकुरण स्तर। अभी इसके अंकुरण स्तर की जो नीचे का भाग है वो ऐसे टाइप से उभार बनाता है ये। और ये जैसे रोम रोम निकल रहा है ना, ये रोम, यानी ये रोम अंकुरक जहाँ से रोम उत्पन्न होता है, तो रोम को घेरे हुए ये, यानी जो श्वेत ग्रंथियां हैं वह त्वचा के जो बाल है वहां भी निकलती है, और त्वचा के जो बाल नहीं रहते हैं वहां पर भी खुलती है छोटे छोटे छिद्रों द्वारा। इसलिए हमारी त्वचा में जो देख रहे हो ना आप, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, ये क्या है, श्वेत ग्रंथियों के रहते हैं अधिकतम। तो इस प्रकार से ये श्वेत ग्रंथि होती है ये। तो पसीने का श्रवण करती है, और पसीने में पाया जाता है जल, लवण, यूरिया, CO2। किसका श्रवण करती है, पसीने का। पसीना ग्रंथि भी कहते हैं, पसीना। और पसीना जो होता है इसमें क्या रहता है, उसमें जल H2O। इसके अलावा इस पाए जाते हैं लवण। लवण में कौन सा, NaCl। इसके अलावा यूरिया, CO2 आदि पाए जाते हैं ये। कई बार त्वचा में देखा था ना, फॉर्मिक एसिड भी पाया जाता है। किसके अंदर, त्वचा में। तो बहुत कम मात्रा में रहता है वो। तो जो आप देखो पसीना जो खारा लगता है किसके कारण, NaCl के कारण। तो ये पसीने का संगठन, यानी पसीने में पाए जाने वाले पदार्थ हैं, पसीने का निर्माण करते हैं। इसके बाद चलते हैं एक और, इसमें ये चीज नोट करना, मानव में 25 लाख श्वेत ग्रंथियां पाई जाती है, श्वेत ग्रंथियां। अब इसको आप ढूंढोगे तो मुश्किल मिलेगा, लेकिन जो NCERT की बुक से, सीने की बुक से इसमें मिल जाएगा। तो मानव में 25 लाख श्वेत ग्रंथियां पाई जाती है। और आपको ये भी पता होगा, जो पेपर बनता है आपका, वह कहीं भी कंपटीशन की किताबें या जो कोचिंग में पढ़ा रहे हैं उनसे नहीं बनता। किससे बनता है, पेपर हमेशा बनता है सीनियर की जो बुक्स होती है, चाहे वो माध्यमिक सा बोर्ड की हो या फिर NCERT की हो, उनमें से पेपर बनाया जाता है, और उन्हीं का जो आंसर होता है वह सही माना जाता है। और हमारी जो स्टडी का, मेरी स्टडी का जो मूल आधार है वह वही बुक्स है, और इसमें से आते हैं। तो मानव में 25 लाख क्या पाई जाती है, श्वेत ग्रंथियां पाई जाती है। अब ये जो श्वेत ग्रंथियां हैं कहाँ कहाँ पाई जाती है, देखिए नेत्र पलकों, नेत्र की जो पलकें रहती है ना वहां पर पाई जाती है। इसके अलावा कहाँ पर पाई जाती है, जननांग के आसपास पाई जाती है। जो भी नर्मदा जो जननांग होते हैं, जैसे वेजिना, शीशन, उसके आसपास, है ना। उसके अलावा गुदा, जो मलाशय वाला भाग होता है उसमें गुदा के आसपास पाए जाते हैं। कहने का मतलब जहाँ भी पसीना आता है जिन स्थानों पर, है ना, चूचकों के पास, यानी जो स्तन ग्रंथियां रहती है ना, तो जो स्तन ग्रंथियां रहती है, जैसे स्तन ग्रंथि है तो ये निपल्स, तो निपल्स को चूचक भी कहते हैं। तो उसमें आपने देखा छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जैसे ये, जैसे दुग्ध निकलता है, दूसरा होता है, तो इसको क्या कहते हैं, निपल्स या चूचक कहते हैं, इसमें पाई जाती है। मैंने पहले बताया जिन स्थानों पर भी पसीना आता है वहां पर क्या पाई जाती है, श्वेत ग्रंथियां पाई जाती है। तो एक बार फिर देखें, नेत्र पलकों, जननांगों के आसपास, गुदा के आसपास, चूचकों के आसपास, हथेली तलवों, ये हथेली है, ये सामने दिख रही है, और तलवों, और इसके अलावा बगल। सबसे ज़्यादा जिसको बोलते हैं ना खांग, जैसे ये वाला हिस्सा है ना, तो इसमें तो आप देखा होगा जो बगलें, सबसे ज़्यादा पसीना बगलों में आता है। उसका कोई स्टैंडर्ड नाम नहीं, बगल ही बोलेंगे उसको, तो बगलों में आता है। तो आप देखो कहीं के जो वर्क करते हैं या इस टाइप से, तो ये खांसी गीली हुई रहती है इस टाइप से, तो सबसे ज़्यादा पसीना वहाँ पर निकलता है। ये आत्म शरीर में सबसे ज़्यादा अगर पसीना आता है तो कहाँ पर आता है, बगलों में आता है। किस प्रकार से ये ग्रंथि थी। अब दूसरा चल रहे हैं सीबेशियस ग्रंथि, इसको तेल ग्रंथि भी कहते हैं। त्वक ग्रंथियां,
तो ग्रंथि को पहला हमने कौन सा पढ़ा, श्वेत ग्रंथि, और दूसरी क्या पढ़ रहे हैं, CBCS ग्रंथि, CBCS ग्रंथि, इसको सीबम ग्रंथि भी कहते हैं, सीबम ग्रंथि, सीबम ग्रंथि यानी तेलीय ग्रंथि, तेलीय ग्रंथि। ये सब त्वचा से बनती जितनी भी ग्रंथियां होती है ना वो सब। और चित्र में मैंने बताया रोम छिद्रों के रोम छिद्रों में भी खुलती है ये, यहाँ जाने रोम निकलते हैं जहाँ से, और रोम छिद्रों के अलावा भी ये निकलती है। तो इनसे तेलीय पदार्थ निकलता है। क्या निकलता है, तेलीय पदार्थ, तेलीय पदार्थ निकलता है, जिसको क्या कहते हैं, सीबम, सीबम। और सीबम नामक जो तेलीय पदार्थ है उसमें क्या रहता है, वसा रहता है, वसा। और वसा का एक रूप है अर्गास्टेरोल, अर्गा अर्गा अर्गास्टेरोल, निजाइन शब्द आ गया ना, स्टेरोल, नाम सुना होगा ना, स्टेराल युक्त, स्टेराइड, स्टेरोल है ना, ग्लिसरॉल, सब क्या है, वसा है ये। तो इनमें अर्गास्टेरोल नामक पदार्थ है, यानी वसा का एक रूप है जो हमारे शरीर के ना त्वचा ग्रंथियां, तो उसमें जो वसा पाया जाता है, यानी वसा उत्तक में क्या रहता है, वसा कौन सा रूप, अर्गास्टेरोल। तो ये जब हम धूप में बैठते हैं सर्दी के, हालांकि गर्मी होता है लेकिन गर्मी में त्वचा जल जाती है, अल्ट्रावायलेट किरणें होती है ना, उनके कारण प्रबल वेग होता है इस समय सर्दी के दिनों में। जब हमारी त्वचा पर क्या गिरती है, सूर्य की किरणें, तो उसमें जो अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती है, ये हमारी त्वचा में जो रहता है ना वो अर्गास्टेरोल, तो अर्गास्टेरोल से क्रिया करके और इसको कायम बदल देती है कैल्सिफेरोल में, इसमें कैल्सिफेरोल, कैल्सिफेरोल में बदल देती है। इसका आप ऐसे भी लिख सकते हो हिंदी में, कैल्सिफेरोल, कैल्सिफेरोल में बदल देती है। और आप समझ गए होंगे कैल्सिफेरोल किसका रासायनिक नाम है, ये रासायनिक नाम है विटामिन डी का। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्सिफेरोल। इसलिए कहते हैं ना सर्दी में, सर्दी के दिनों में जब प्रकाश में धूप में बैठते हैं तो कौन सी विटामिन प्राप्त होती है, विटामिन डी प्राप्त होती है। जितने भी स्टेरॉइड है, तेल है, जैसे मूंगफली का, सोयाबीन का, जितने भी तेल है सब में क्या पाई जाती है, विटामिन डी। कोड लिवर नामक मछली रहती है, उसमें हालांकि विटामिन ए भी रहते हैं लेकिन डी ज्यादा मात्रा में। कोड लिवर जो मछली रहती है उसमें जो लिवर होता है नाम है कोड लिवर, तो उसमें विटामिन, यानी जितने भी तेलीय पदार्थ है सब क्या है, उनमें विटामिन डी पाई जाती है। तो देखिए तेलीय ग्रंथि में तेलीय पदार्थ सीबम, उसमें वसा पाया जाता है, और वसा कौन सा रूप, अर्गास्टेरोल के रूप में। अर्गास्टेरोल जब सूर्य के प्रकाश की किरणों से क्रिया करता है, मतलब या फिर अल्ट्रावायलेट किरणों से क्रिया करता है, तो किसमें बदल जाता है, कैल्सिफेरोल में, यानी विटामिन डी में। तो इस प्रकार से विटामिन डी भी प्रदान करती है। अब देखिए ये ग्रंथियां पाई जाती है बालों की जड़ों, बालों के रोमपूटक है ना, और उनमें पाई जाती है। ये वो पता लगी कि इनसे एक गाढ़ा पदार्थ निकलता है जिसको सीबम कहते हैं, जो त्वचा को चिकना बनाता है और जलरोधी बनाता है। यानी इसमें जो जल नहीं जाता है, चाहे हम पानी में डूब जाएं, पानी में काफ़ी देर तक रहें, तो ये थोड़ी कि इन छिद्रों के द्वारा पानी अंदर चल जाएगा, शरीर फूल जाएगा फिर तो ऐसे, तो लेकिन ऐसा नहीं होता। मर्त होने के बाद जरूर फूलता है, तो वो तो मुंह के द्वारा और छिद्रों के द्वारा जाता है। तो कहने का अर्थ है कि जो ये सीबम नामक जो पदार्थ है हमारी जो त्वचा है उसको क्या बनाता है, जलरोधी बनाता है। याद रहेगा, जलरोधी। इसी के कारण ये त्वचा जो आप देखोगा इस पे पानी डालते रहो, लेकिन पानी एक साथ परत नहीं बनाएगा कभी शरीर पे। देखना आप जब स्नान करते हैं देखा होगा ना, वहां पर क्या होता है, बूंद बूंद करके फिर धीरे धीरे नीचे गिरता रहता है वो, मतलब त्वचा पर पानी नहीं रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा, क्योंकि जो बाहरी परत क्या है, जलरोधी है, वो तेल युक्त जलरोधी है। इस प्रकार से ये कहाँ पर पाई जाती है, कौन सी,
सीबम ग्रंथियां कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, उन स्थानों के नाम देखिए। तो फले पाई जाती है होठों पर पाई जाती है। दूसरा शीशन मुंड, जो पेनिस होता है उसका जो भाग होता है ना, मतलब अग्रभाग उसके ऊपर। और निपल्स, स्तन ग्रंथियां जो होती है उसके सामान्य भाषा में चूचक कहते हैं, उनको अंग्रेजी में निपल्स कहते हैं। तो निपल्स पर पाई जाती है। इस प्रकार से ये ग्रंथियां थी। और तीसरी जो है वह है स्तन ग्रंथियां। स्तन ग्रंथियां, तो देखिए स्तन जो ग्रंथियां होती है आपने देख रखी है, मतलब त्वचा का रूपांतर। तो ये स्तन ग्रंथियां, इनमें आगे का जो भाग रहता है तो ये क्या कहलाता है, निपल्स कहलाता है। इसमें छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं ये। और ये जो छिद्र होते हैं ये छोटी छोटी नलिकाओं द्वारा, छोटी छोटी जो नलिकाएं रहती है उनके द्वारा अंदर ऐसी छोटी छोटी और ग्रंथियां पाई जाती है ये। फिर ये ग्रंथि दूसरी से जुड़ी रहती है, फिर ये तीसरी ग्रंथि से। तो इसे ग्रंथियां, ये ग्रंथियां पाई जाती है। इन जो है ना, इनमें क्या रहता है, दुग्ध दुग्ध भरा होता है। सब में नहीं होता, जो मतलब शिशु को जन्म देते हैं ना, मतलब प्रसव के बाद जो स्रावित होता है, तो इन्हीं नलिकाओं द्वारा ये जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं इनसे बाहर निकलता है। तो ये स्तन ग्रंथियां रहती है। मेमेलरी ग्लैंड भी कहा जाता है। और कभी कभी आपने देखा होगा ये जो, क्योंकि इसमें गांठें तो ऑलरेडी होती है छोटी छोटी, मतलब है ना, ग्रंथियों के रूप में। लेकिन कभी कभी कोशिका विभाजन के त्रिविभाजन के कारण ये जो है ना कोशिका, जैसे ये कोशिका थी, दो कोशिकाएं ऐसे यहाँ ट्यूमर बन जाती है, गांठ बन जाती है, जिसको क्या कहते हैं, जो कैंसर की गांठ, और या इसको कहते हैं ब्रेस्ट कैंसर। यानी कि स्तन ग्रंथियां जो होती है ना, स्तन, उसमें गांठ बन जाती है। तो पहले तो उपचार है, ये जो प्रारंभ में गांठ बनती है तो दर्द होता है इसमें। उसी समय अगर आभास हो जाता है, आभास हो ही जाता है आराम से, तो फर्स्ट में इस ग्रंथि को निकाल करके बाहर कर देते हैं, मतलब बाहर फेंक दिया जाता है शल्य चिकित्सा के द्वारा। और फिर ये आवश्यकता अनुसार रेडियोथेरेपी होती है या फिर कीमोथेरेपी। और अगर मान लो गांठ जैसे बढ़ गई, फूट जाती है, तो इससे फिर ब्लड स्रावित होता है इनके द्वारा, और वो इलाज करना काफ़ी टिपिकल होता है। फिर ऑपरेशन भी नहीं हो सकता, क्योंकि धीरे धीरे ये जो ब्रेस्ट वाला भाग देख रहे हो ना आप, ये ब्रेस्ट वाला भाग, जैसे ये हाथ निकले, ये तो ब्रेस्ट वाला भाग है, इसी के नीचे क्या रहते हैं, फेफड़े। तो ब्लड के द्वारा फेफड़ों तक पहुंच जाता है, फेफड़े भी संक्रमित हो जाते हैं, और फिर बचाना मनुष्य को मुश्किल हो जाए। फिर एक ही उपचार होता है, कीमोथेरेपी। तो आगे बढ़ने से फिर उसको रोका जाता है। तो इस प्रकार से, तो जिनकी भी एज 40 के ऊपर हो जाती है, 45 के ऊपर, पहले बात 40 ही मान लो। ऐसा नहीं कि जो जैसे शादीशुदा औरतों में होता है, कई कुंवारी जो रहती है महिलाएं, उनमें भी क्या हो सकती है, ये कैंसर रोग हो सकता है, यानी ब्रेस्ट कैंसर जिसको कहते हैं। लेकिन ऐसे अपवाद रूप देखने को कम मिलते हैं। ज़्यादातर जिनकी एज 40, 45, 50 इसके ऊपर जिनकी एज होती है, उन्हीं के अंदर ब्रेस्ट कैंसर होता है ये। और इसका बिल्कुल सुचारू रूप से इलाज है, फर्स्ट अवस्था में पता लग जाता है, शल्य चिकित्सा द्वारा बाहर निकलते हैं। और अगर ज़्यादा फैल गया तो फिर तीसरे के ऊपर होता है कीमोथेरेपी, कितनी सक्सेस रहती है उसी के अनुसार भी इसका ट्रीटमेंट चलता है। इसकी जांच की जाती है, जिसको बोलते हैं मेमोग्राफी। याद रखना, स्तन ग्रंथियों की जो जांच की जाती है ना, वो मेमोग्राफी। मेमोग्राफी से पता लग जाता है कि कोई ग्रंथि फूल करके बड़ी तो नहीं हो रही। मेमोग्राफी से स्तन ग्रंथियों की ट्यूमर का पता लगाया जाता है। इसलिए सलाह दी जाती है कि जिनकी भी एज 40 के ऊपर हो जाती है, उनको मेमोग्राफी टेस्ट कराना चाहिए प्रति वर्ष, क्योंकि साइड इफेक्ट नहीं
उसमें जो जो चित्र होता है ना, डायग्राम जो बनता है, उसमें ये देखा जाता है कि स्तन में कोई गांठ या ट्यूमर तो नहीं हो रही है। इस प्रकार से ये तो याद रखना, मेमोग्राफी कहा जाता है इसको। ये सामान्य कोई भी जो चिकित्सा होता है, एमएस सर्जन, वह इसको करा लेता है जांच को। और आगे बढ़ते हैं हम, सेरुमिनस ग्रंथि, नंबर 4, सेरुमिनस ग्रंथि। ये जो ग्रंथि है ये कर्णनाल में पाई जाती है। जैसे कान, यहाँ से ये नलिका निकलती है, ये कान का पर्दा, तो यहाँ पर ये पाई जाती है, ये कर्णनाल में, कर्णनाल में पाई जाती है। कौन? सेरुमिनस ग्रंथि। इन ग्रंथियों से एक द्रव स्रावित होता है, ये गाढ़ा द्रव, जो कर्णमोम कहलाता है, कर्णमोम। और इस द्रव को क्या कहते हैं? कर्णमोम, जो सेरुमिन, सेरुमिन नामक द्रव स्रावित होता है इनसे, याद रखना अच्छी तरह से। और ये जो है ना, कान का जो पर्दा है, ये कर्णपटह जिसको कहते हैं, कर्णपटह, उसकी सुरक्षा करता है। कहते हैं ना कान में मड़ी आ गई, जो अपन किससे भी साफ करते हैं, तो ये जो है जो कर्णमोम है, यानी ये पर्दे की सुरक्षा करता है। और ये कई जीवाणुओं को अंदर जाते हैं, अनावश्यक पदार्थ उनको रोकता है। वो बात अलग है, प्रेशर से कोई भी कीट या चींटी अंदर चल जाए तो फिर उसको निकालना मुश्किल होता है। सामान्यतः कानों को सफाई, अगर ज़्यादा ही मली बनती है मान लो और खुजली सी चलती है, तो जो कान नाक का जो डॉक्टर होता है ना, उसके पास में जाना चाहिए वो ऐसे। और या फिर घर पे करें तो इस टाइप से एक हेयर बड आते हैं, ये जिनका नाम होता है ये हेयर बड, ये इस प्रकार के हेयर बड आते हैं, जिसके द्वारा कानों को ऐसे साफ करना। क्योंकि अगर ये जाएगा तो ये फोल्डेबल होता है, यूँ बीच में ये मुड़ जाएगा ज़्यादा, और इससे कोई क्षति नहीं। कोई भी यूँ कभी कभी क्या है, जो माचिस की सींक है उसको निकाला और उससे साफ करने लगते हैं, कहीं चाबी रहती है गाड़ी, उससे साफ करें तो कभी कभी अगर अंदर चल गया तो पहले बात है त्वचा के अंदर की जो कोमल परतें हैं उसको हानि पहुंचती है, दूसरा कान का पर्दा भी फट सकता है। इसलिए अगर कान की मली साफ करनी है तो जॉनसन के आते हैं, और कंपनी में बहुत सारी कंपनियां हैं, हेयर बड के नाम से जाने जाते हैं, इसके द्वारा कानों को साफ किया जा सकता है, यानी मली को। तो इस प्रकार से ये सेरुमिनस जो ग्रंथि थी। और इसके बाद है मूलाधार ग्रंथियां, नंबर 5 में। तो ये जो कान की जो ग्रंथि है, तो उसे याद रखना कौन सा द्रव स्रावित होता है? सेरुमिनस द्रव स्रावित होता है, याद रखना, जो कान के पर्दे की सुरक्षा करता है। इसके बाद है मूलाधार ग्रंथियां, नंबर 5 पे। मूलाधार ग्रंथियां, वृषण ग्रंथियां भी कहते हैं इनको, वृषण ग्रंथियां क्या कहा जाता है? याद रखना, क्या कहा जाता है? वृषण ग्रंथियां। वो अलग होता है वृषण, जैसे वृषण, वृषण ये इस टाइप से जानी जाती है, वृषण ग्रंथियां। तो ये वृषण ग्रंथियां हैं, इनको गंध ग्रंथियां भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गंध ग्रंथियां। कहाँ पर पाई जाती है? पाई जाती है गुदा और मूत्र जनन छिद्र के बीच में पाई जाती है, गुदा और मूत्र जनन छिद्र के बीच पाई जाती है, और गंध युक्त द्रव स्रावित करती है, गंध युक्त द्रव स्रावित करती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? गंध ग्रंथियां भी कहा जाता है। मनुष्य में तो होता ही है गंध, लेकिन और जो दूसरे जो ना, जैसे स्तनधारी, जैसे चूहा, खरगोश, इनमें इस गंध का बड़ा महत्व होता है। इस गंध के द्वारा वो एक दूसरे को, मतलब जो ने उनका जो निवास स्थान होता है उसको भूलते नहीं, उस स्थान पर पहुंच जाते हैं। और दूसरा, नरमादा आकर्षण में भी काम आते हैं ये, यानी लैंगिक आकर्षण जो होता है ना, इन द्रव के द्वारा होता है। तो इनसे गंध युक्त द्रव स्रावित होता है। ये भी किसके इससे बनती है? त्वक ग्रंथियों के इससे रूपांतर से बनती है। तो ज्यादातर इसलिए तो कहा जाता है ना, त्वचा को हरपनमूला अंग कहा जाता है। और इसके बाद में नंबर
जो चल रहे नंबर 6 में, जिसका नाम है मीबोमियन। मीबोमियन ग्रंथि। ये किससे संबंधित होती है? ये होती है नेत्र से संबंधित, यानी जो पलकें रहती है, ये पलकें और ये जो बरोनिया बार बार बारीक निकल रहे हैं, तो इनके नीचे पाई जाती है और तेलीय पदार्थ स्रावित करती है। जो कार्निया आगे का, नेत्र का आगे का भाग, जो कार्निया को क्या है, चिकना बनाए रखने का कार्य करते हैं। कौन? मीबोमियन ग्रंथियां जो है, इनसे जो एक तेलीय पदार्थ स्रावित होता है और तेलीय पदार्थ जो है ना, क्या करता है, बरोनिया जो रहती है, नीचे की जो पलकें होती है, तो उनके वहां पर पाई जाती है। और मैंने कार्निया जो रहता है, तो कार्निया को क्या, चिकना बनाए रखने का कार्य करता है ये द्रव। नंबर 7, जेस ग्रंथियां। जेस ग्रंथियां ये भी नेत्र पलकों और बरोनिया के आसपास पाई जाती है। दोनों ग्रंथियां नेत्र ग्रंथियां एक तरह से ये, तो ये पलकों बरोनियों की जो है ना पूटिकाएं, तो वहां पर पाई जाती है और इनसे भी क्या, तेलीय पदार्थ का स्रवण होता है। और इसके बाद जो त्वचा में मेन, जो बीच में आपको नामांकित करके बताए थे, जहाँ से अच्छी जानकारी मानो, उसमें जो मेन संरचनाएं थी जो त्वचा का नामांकित, उसमें चलते हैं, देखते हैं। तो एक होते हैं स्पर्श संवेदी अंग, जिसको कहा जाता है माइजनर देहाणु। इसको आप नोट करना, माइजनर देहाणु। ये होते हैं त्वचा में होते हैं, याद रखना। कौन से पढ़ के आ रहे हैं अपन? डर्मिस वाला भाग, डर्मिस वाला भाग। तो माइजनर देहाणु स्पर्शग्राही होते हैं, स्पर्शग्राही, यानी स्पर्श से क्या हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं। मतलब त्वचा जो होती है उसके अंदर डर्मिस वाले भाग में माइजनर, चित्र में आपको दिखाई देगा, क्योंकि अभी इतना बड़ा चित्र बार बार बनाना संभव नहीं है ना, तो उसमें ये दिखाई देंगे। और ये कहाँ पाए जाते, ये संवेदी होते हैं, नाम देगा ना, संवेदी, स्पर्श संवेदी। तो ये पाए जाते हैं शिशन मुंड पर, हथेली, तलवों, होठों, चूचकों आदि पर। यानी रिपीट बुक की थी ये लाइन, कहाँ पाए जाते हैं, तो स्पर्शग्राही के रूप में। यानी जो त्वचा जो रहती है उसमें डर्मिस वाले भाग में माइजनर देहाणु पाए जाते हैं, जो स्पर्शग्राही रहते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं बता दिया। इसके बाद है दबावग्राही। तो दबावग्राही के रूप में जो संरचना पाई जाती है वो क्या होती है, पेसिनियन देहाणु। पेसिनियन देहाणु। देहाणु का मतलब कणिकाएं होती है। ये दबावग्राही है, दबावग्राही। तो दबावग्राही संवेदनांग के रूप में कार्य करते हैं। कौन सी? पेसिनियल कणिकाएं। उसमें आपको दिखाई दे रही है स्पष्ट रूप से, चित्र जो बनाया था नामांकित उसमें दिखाई दे रही है। कौन? पेसिनियल देहाणु क्या होते हैं, दबावग्राही। और इसके बाद में शीत संवेदांग, जो सर्दी से संबंधित, रोम खड़े हो जाते हैं सर्दी के, जो देखा होगा आपने, तो शीत संवेदांग कहते हैं। जो देखो शीत, फ्रिज नाम सुना, फ्रिज कैसे समझ होता है, मतलब खाद्य पदार्थ और कहते हैं अंदर का जो वातावरण वो ठंडा रहता है, तो उसी से शब्द बनेगा जिसका नाम है फ्रिजिडो रिसेप्टर्स। फ्रिजिडो रिसेप्टर्स, ये क्या रहते हैं, शीतग्राही होते हैं। ये शीतग्राही संवेदांग के रूप में कार्य करते हैं। और दूसरा होता है तापग्राही। तापग्राही संवेदांग के रूप में तो होता है कैलोरी रिसेप्टर्स। कैलोरी रिसेप्टर्स ये होते हैं तापग्राही। नाम इन कैसे बने, देखो कैलोरी जानते हो, उष्मा ऊर्जा। उष्मा ऊर्जा का मापन किस में, कैलोरी में। और उष्मा का मतलब कैसे, गर्म से। ये तो इस प्रकार से बना है कैलोरी रिसेप्टर्स, यानी तापग्राही।
फ्रिज रूम मैंने बता दिया। फ्रिज, फ्रिज में क्या होता है, ये थोड़े फ्रिज मतलब गर्मी छोड़ता है, फ्रिज क्या है, ठंड है ना, यानी ठंडा अंदर का वातावरण, तो उसी से बना है फ्रिजरेटर, शीतग्राही। तो इस प्रकार से ये सारी सारी जो संरचनाएं रहती है इसमें पाई जाती है त्वचा के अंदर। इसलिए त्वचा को क्या कहा जाता है, हरपनमोला अंग कहा जाता है। त्वचा को हरपनमोला अंग कहा जाता है। इस प्रकार से टॉपिक समाप्त हो जाता है। बाकी कल स्टडी करेंगे।